नमस्कार, मेरा नाम है आदित्य कश्यप। कैमरे के पीछे हैं आलोक सिंह राणा और अभी हम मौजूद हैं लखनऊ विश्वविद्यालय स्थित सोशियोलॉजी डिपार्टमेंट में, जहां पर अभी हमारे साथ एस.के. ढाल सर हैं, जो कि यहां पे प्रोफेसर हैं। सर, पहले तो आप अपने थोड़ा सर बैकग्राउंड के बारे में बताइए कि किस तरीके से आप यहाँ आए, जैसे आप अपने एक्सपीरियंस बताइए कि थोड़ा सर उस बारे में। थैंक यू। बेसिकली हम तो लखनऊ यूनिवर्सिटी 2016 में ज्वाइन किए एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर। उससे पहले मैं सिम्बायोसिस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में था। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ के फिर नॉर्मल जो कॉलेज यूनिवर्सिटी से पढ़ के JNU एंट्रेंस क्वालिफाई किए। और JNU के जो सब्जेक्ट मैंने पढ़ा था तो अंडर ग्रेजुएट में था ही नहीं, क्योंकि उस समय हमारे समय में क्रिएटिव आंसर राइटिंग का एक दौर था जहाँ पे सब्जेक्टिव पैटर्न में क्वेश्चंस आता था एंट्रेंस। आज JNU DU या पूरी तरह देश में ज़्यादातर ऑब्जेक्टिव पैटर्न में एंट्रेंस होती है, बट हमारे समय में जो सब्जेक्टिव था वो हमारे लिए एक पॉजिटिव साइड इसलिए क्योंकि हम अपनी इंग्लिश या अपनी इमेजिनेशन से आंसर को लिखा और इसमें सक्सेस हुआ। अब वहीं से हमने सोशियोलॉजी या समाजशास्त्र को पढ़ा जाना, और हमें जो पढ़ाने वाले टीचर थे जिनको हम किताबों में या बाहर की दुनिया से देखते थे, जानते थे, बट कभी डायरेक्ट उनसे पढ़े नहीं थे। लेकिन ये भी एक मौका था जो बहुत बड़े बड़े प्रोफेसर टी के ओमेन, प्रोफेसर दीपंकर गुप्ता, प्रोफेसर आनंद कुमार, अभिजीत पाठक, तो अच्छे अच्छे टीचर से पढ़ाई किया। तभी से मैंने सोशियोलॉजी सीखा। और हमारे पास सबसे इम्पोर्टेंट बात है, जो PG तक जब पढ़ाई किए थे तो हम लोगों ने कभी नौकरी नहीं खोजा, क्योंकि सब्जेक्ट के ऊपर थोड़ा सा कमांड आ जाए। फिर हम लोग नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई किए, जब जिस समय की UGC नेट की जो प्रिपरेशन था सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते थे, और आज सारे पैटर्न ऑब्जेक्टिव हो चुका है। और उस समय के हिसाब से हमने क्वालिफाई करने के बाद भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी से कम 6-7 साल पढ़ाया। और फाइनली जब लखनऊ यूनिवर्सिटी आए, और यहाँ मेरे लिए सबसे अच्छा ये था जो बहुत सारे ग्रामीण इलाके के बच्चों को पढ़ाने की मौका मिला, क्योंकि सिम्बायोसिस यूनिवर्सिटी में पढ़ाना और DU JNU में पढ़ना, ये दोनों की जो बैकग्राउंड है वो थोड़ी सी डिफरेंट है। यहाँ के बच्चे ज़्यादातर हिंदी बैकग्राउंड से थे, तो मैंने आके यहाँ हिंदी मीडियम के साथ बच्चों के साथ कनेक्ट होने के लिए मैंने खुद हिंदी भाषा में समाजशास्त्र को समझा, सीखा, पढ़ा, फिर पढ़ाया। और आज मुझे अच्छा फील होता है जो मैं लखनऊ यूनिवर्सिटी में अंडर ग्रेजुएट से लेके PhD तक जो टॉपिक मैं पढ़ाता हूँ, हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में पढ़ा पाता हूँ। इसके अलावा एक अक्सर क्वेश्चन आता है कि आपको नहीं लगता कि समाजशास्त्र की आज जो इम्पोर्टेंस है आज के समय में कहीं ना कहीं कम होती जा रही है? क्योंकि पहले के समय के लोगों को ये लगता था कि 4 लोग क्या कहेंगे उससे उन लोगों को बहुत फ़र्क पड़ता था, समाज क्या कहेगा। लेकिन आज न्यूक्लियर फैमिली आती जा रही है और भी लोग सेग्रीगेट होते जा रहे हैं, इतना ज़्यादा समाज से मिलजुल के या कनेक्ट होके नहीं रहते, तो उन्होंने इतना ज़्यादा समाज से फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपको नहीं लगता कि आने वाले समय में समाजशास्त्र या सोशियोलॉजी की इम्पोर्टेंट काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएगी? इस बारे में सर आप क्या कहेंगे? अब देखो, समाजशास्त्र को पहले जब हमारे मदर या पूर्वज जो जनरेशन पढ़ते थे तो ज़्यादातर लोग इससे कोई फ्यूचर या करियर के ओरिएंटेशन में नहीं पढ़ते थे, तो उनको एक पढ़ना लिखना था। समाजशास्त्र के हमारे जानने वाले भी बहुत लोग हैं जो पूरी लाइफ हाउसवाइफ या घर में दूसरा काम करते हैं, तो इन लोगों ने समाजशास्त्र को पढ़ा था। बट वो पढ़ाई खाली सर्टिफिकेट, डिग्री के लिए। किसी भी सब्जेक्ट में उसकी जो अगर आपके पास अच्छी नॉलेज है तो उसके लिए एक अच्छी करियर बन सकता है। ज़रूर नहीं जो आपकी कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज से पढ़े, बट कहीं से भी पढ़े हो, सब्जेक्ट तो जानना ज़रूरी है। और बहुत सारे जो यहीं पे पढ़ाई कर रहे हैं समाजशास्त्र को पढ़ते हैं और ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं, फिर भी अपनी मेहनत से सब्जेक्ट को अच्छे से समझ के और अच्छे नौकरी भी और टाइम पर नौकरी भी करते हैं। तो पहले और आज के समय में डिफरेंस आ चुका है। समाजशास्त्र की इम्पोर्टेंस मेरे हिसाब से बढ़ा है, इसलिए क्योंकि इससे जुड़े हुए जो कॉम्पिटिशन्स को देखते हुए नौकरी की संभावनाएं, बहुत सारे नौकरी ऑल ओवर इंडिया के जितने भी हायर एजुकेशन, गवर्नमेंट GDC या PGT, JIC, सारे कंपटीशन के बच्चे तैयारी करते हैं। और सबसे अच्छा बात, जो फेलोशिप की तैयारी करते हैं JRF UGC का, वो अच्छी अमाउंट है। जो 4-5 साल आपको फेलोशिप मिलता है, उसी पैसा से आप अपनी पढ़ाई, कोचिंग, तैयारी, अपनी खर्चा, तो बिना डिपेंडेंट होते हुए परिवार के ऊपर अपने PCS की, UPSC की या रिसर्च के अच्छे काम या किताब खरीदना, ये सारे चीज़ में अच्छा। तो मेरे हिसाब से आज तो समाजशास्त्र की इम्पोर्टेंस बढ़ा है। और हमारी यूनिवर्सिटी में PhD के लिए बहुत सारे एप्लीकेशंस आते हैं, और हम लोग 50 सिर्फ सीट है, लेकिन अप्लाई करने वालों की संख्या बहुत है। तो आज उसकी डिमांड है। और जहाँ डिपार्टमेंट में पढ़ाई होती है, जैसे हमारे डिपार्टमेंट है,
इसमें आज भी लोगों की कंपटीशंस अच्छा है, पीएचडी लेवल पे भी, अंडर ग्रेजुएट और पीजी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे। सर इसके अलावा सर आप बताना चाहें कि जैसे कि पीएचडी के अलावा या फिर टीचिंग फील्ड के अलावा या फिर ये कह लें ऑप्शनल सब्जेक्ट के अलावा, कई एग्जाम्स में ऑप्शनल सब्जेक्ट लोग सोशियोलॉजी लेते हैं, उनके अलावा क्या अल्टरनेटिव फील्ड्स हैं सोशियोलॉजी में? देखिए जिसमें बच्चा जा सकता सोशियोलॉजी है। पढ़ के जैसे अगर नॉर्मल सोशियोलॉजी को, एक तो टीचिंग जो आपने कहा, उसके अलावा बहुत सारे एनजीओ जॉब आता है, अच्छा, और एनजीओ में सोशल वर्क वाले भी आते हैं, और भी सब्जेक्ट सेक्टर के लोग भी उसमें जुड़े थे। जैसे मान लीजिए किसी को स्टैटिस्टिक्स के ज्ञान है, किसी को अकाउंट्स की ज्ञान है, कंप्यूटर की ज्ञान है, डाटा एंट्री करने वाला, वो भी एक काम है। लेकिन सोशियोलॉजी पढ़ाने के अलावा जो आपकी बेसिक पर्सनालिटी है उसमें भी सुधार आता है। जैसे आप भविष्य में कुछ भी बनिए, पीसीएस बनिए, टीचर बनिए, इवन किसी भी प्रोफेशन में रहिए, समाजशास्त्र थोड़ा सा आपको एक बेहतर इंसान बनाने में हेल्प करता है। तो मेरे हिसाब से थोड़ी सी समाज के लिए समझ, परिवार की समझ, और जो समाज की सिचुएशन को, जितने भी सिचुएशंस होती रहती है, कास्ट को लेके, रिलीजन को लेके, पॉलिटिक्स को लेके, उसको समझने की जो प्रक्रिया है उसमें एक बेहतर समझ आ जाती है। तो आपके लिए समाजशास्त्र एक इम्पोर्टेंट ये है, नौकरी और प्रोफेशन के अलावा भी समाज को समझना और समाज के लोगों के साथ जुड़ के रहना, ये एक पॉजिटिव सपोर्ट मिलता है जो समाजशास्त्र की तरफ से होता है। ओके। सो अभी तो हमारे दर्शकों को हम बता दें कि ये कोई इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, एक कैजुअल टॉक है, इसको एज अ पॉडकास्ट की तरह हम लें, और ये पॉडकास्ट कई सेक्शंस में डिवाइडेड है। तो पहला सेक्शन फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए जो इस यूनिवर्सिटी में अब तक आए नहीं है, ठीक। सेकेंड सेक्शन है हमारा सेकेंड थर्ड और जो फर्स्ट ईयर में बच्चे पढ़ रहे हैं उनके लिए, और थर्ड सेक्शन है हमारा जो पीएचडी करना चाहते हैं, प्रोफेसर बनना चाहते हैं। तो इसके तहत हम फर्स्ट सेक्शन पे पहले तो मूव ऑन करते हैं। सर पहले तो आप एंट्रेंस एग्ज़ाम जो होता है, ठीक है, जो बच्चे अभी नए नए स्कूल से आए हैं, ठीक है, उनके लिए आप कुछ स्ट्रैटेजी बताएं कि एंट्रेंस एग्ज़ाम, क्योंकि सारे सब्जेक्ट का होता है, ऐसा नहीं कि एक ही सोशियोलॉजी से आता है क्वेश्चंस, तो उस हिसाब से कुछ स्ट्रैटेजी बताइए सर की। तो बेसिकली जो बच्चा स्कूल पास करके आते हैं, वो साइंस का हो, कॉमर्स का हो या आर्ट्स का हो, सबसे इम्पोर्टेंट है उसके पास एक जनरल स्टडीज़ की ज्ञान होना ज़रूरी है। जो जीके या जीएस या जो करेंट अफेयर्स में थोड़ी सी समझ होना चाहिए डिफरेंट इशूज़ को लेके। मतलब आप मानिए ये ज्योग्राफी हो सकता है, हिस्ट्री हो सकता है, पॉलिटिकल साइंस हो सकता है, सोशियोलॉजी, जनरल साइंस, ये सारे चीज़ से। इसलिए क्योंकि हम लोग समाजशास्त्र के एग्ज़ाम सोशियोलॉजी तो पहले पढ़े नहीं होंगे, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, तो कुछ चीज़ें सोशियोलॉजी में ऐसा चीज़ माना जाता है जो जनरल स्टडीज़ की तरह है। तो उसको अगर आपने स्कूल लेवल पे कुछ पढ़ा है जनरल स्टडीज़ या जो करंट अफेयर्स के साथ, या आपकी जो समाज को लेके जो समझ है, विचार है आज की न्यूज़पेपर में या आर्टिकल में, डिबेट में, या किस तरीके से करंट सिचुएशन में जो जो चीज़ें हो रही है हमारे चारों तरफ, जीके की तरह, जनरल नॉलेज की तरह, उसको थोड़ा सा जानकारी ज़रूरी है। क्योंकि एंट्रेंस आपके लिए कंपटीशन इसलिए है क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो डिफरेंट डिसिप्लिन से होंगे, लेकिन ये एंट्रेंस अपीयर करते हैं एडमिशन के लिए, और लखनऊ यूनिवर्सिटी में इसकी डिमांड भी ज़्यादा है। तो इसीलिए आप लोग अपना जो जनरल स्टडीज़ है या जनरल नॉलेज है उसको बेहतर करने की प्रयास रखें, और उसी से आपकी कंपटीशंस में स्कोर के ऊपर डिपेंड करेगा जो कितना आप अच्छा करोगे। सर कितनी रैंक तक ये सोशियोलॉजी सब्जेक्ट मिल जाता है जनरली? आर्ट्स सब्जेक्ट में अगर आप लगे, हिंदी और सोशियोलॉजी के लिए थोड़ा सा ज़्यादा सीट्स मिलती है हमारे पास, लेकिन ये भी नहीं है, बहुत सारे बच्चे इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस या पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी लेते हैं। सोशियोलॉजी में बच्चा थोड़ा सा आपको ये समझ में आना चाहिए कुछ सब्जेक्ट में, जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे डिसिप्लिन है जिसमें सीट जितना है उससे ज़्यादा कम बच्चे इंटरेस्टेड हैं, बट सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस थोड़ी सी एक मेजर स्ट्रीम है जिसको हम लोग यूपीएससी और पीसीएस के लिए ऑप्शनल दर के लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चे उस सब्जेक्ट को पढ़ना चाहते हैं, और किसी किसी को ये भी लगता होगा सोशियोलॉजी में थोड़ी सी इजी होगा, इकोनॉमिक्स में थोड़ा मुश्किल होगा, बट वो विचार इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा नहीं है, जब आपके एडमिशन हो जाएगा तो सब्जेक्ट को जानेंगे, तो आपकी सब्जेक्ट की समझ नहीं है तो मैं इजी या टफ नहीं बोल सकते हैं। रुचि होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए इस सब्जेक्ट के ऊपर। और एडमिशन होने के बाद भी जब मान लीजिए किसी को मिलता नहीं है, वो लोग बच्चे भी आके कहते हैं सर हमें सोशियोलॉजी मिल सकता है क्या, मतलब एज ए मेजर। तो कभी कभी किसी बच्चे को मिलता नहीं, और किसी को बोलता है सर मुझे इसमें इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, मुझे थोड़ा सा इकोनॉमिक्स में ज़्यादा आ रहा है, तो बच्चे इकोनॉमिक्स में जाते हैं। तो डिपेंड करता है, सब्जेक्ट की सिलेबस आजकल वेबसाइट में अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा फ्यूचर में लेना चाहता है तो हम तो यही सजेस्ट करेंगे, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट जाइए, अंडर ग्रेजुएट लेवल की सिलेबस देखिए, और सिलेबस के साथ आप अपने आप को कनेक्ट करिए, और जहाँ आपका इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है आप उसी सब्जेक्ट को लीजिए। अच्छा सर, जो नए बच्चे आ रहे हैं उनके एक
अप्रॉक्सीमेट आइडिया के लिए कि आप सीट का नंबर, कितनी सीट्स हैं यूजी में इस समय, और उसके लिए कितनी रैंक लानी पड़ती है, वो अगर अप्रॉक्सीमेटली भी बता दे तो थोड़ा आइडिया पड़ जाए बच्चों को। एग्जैक्ट, इसलिए सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें जैसे होता है ना जनरल कैटेगरी के रैंक, अच्छा हाँ, जनरल का बता दिया, एससी का रैंक कि ओबीसी का रैंक, वो ये सारे चीज़ को देखते हुए एग्जैक्ट रैंक तो मैं ऑफिशियली यूनिवर्सिटी की तरफ से तो नहीं बता सकता हूँ, मुझे जानकारी नहीं है, क्योंकि किसी में सीट ज़्यादा है, किसी डिसिप्लिन में सीट कम है। बट मेरे हिसाब से जनरल कैटेगरी हो या ओबीसी हो या एससी कैटेगरी का हो, सबकी कट ऑफ आज के समय के हिसाब से अपना बेस्ट देना पड़ेगा। तो कोई शेड्यूल कास्ट की या ओबीसी का ये भी नहीं सोचेगा मैं कम मेहनत करके एडमिशन मिल जाएगा, आज ऐसा नहीं हो सकता है। जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, सभी के लिए अपने लेवल पे बेस्ट देना पड़ेगा आपकी आउटपुट के लिए। तो थोड़ा सा उसमें आपको ये ध्यान रखना है, जब मेरा जो अपीयरेंस मतलब खाली कंपटीशन को सिर्फ किसी कास्ट या कैटेगरी के साथ इम्पोर्टेंट नहीं है, उसमें इम्पोर्टेंट है जो मुझे ओवरऑल अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे। इसके अलावा क्या सर आप कुछ बुक लिस्ट या बुक सजेस्ट करना चाहे जो रीडिंग करके एंट्रेंस एग्जाम के लिए बेनिफिशियल हो? नहीं, देखो सोशियोलॉजी के लिए तो मैं बता सकता हूँ जब आप एंट्री कर लेंगे तब, लेकिन आप एंट्री करने के लिए एंट्रेंस के लिए क्या बाहर अंडर ग्रेजुएट लेवल की जो जनरल बुक्स कोई अवेलेबल है, जैसे किसी भी पब्लिशर हाउस का उपकार हो या अरिहंत हो या कोई भी जो लोकल पब्लिशर्स करते होंगे, मैं उस किताब को तो पढ़ा नहीं कितना क्वालिटी है, लेकिन मेरे हिसाब से बच्चों को जितना इंटरमीडिएट लेवल तक स्कूल से लेके उस लेवल तक अगर उन्होंने हर सब्जेक्ट को ठीक से पढ़ा है, प्लस उसकी जो करंट अफेयर्स, ये दोनों के बीच में अगर अच्छी उसकी इंटरेस्ट है जनरल स्टडीज़ में, जनरल नॉलेज में, और लॉजिक रीजनिंग एप्टीट्यूड जो आज के समय में बहुत ज़रूरत है, और ये अगर कर ले तो अच्छा सा उसका रैंक हो जाएगा। सर इसके अलावा जैसा कि स्कूल से बच्चा जब कॉलेज आता है तो स्कूल के कल्चर में और कॉलेज के कल्चर में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। सर आप ऐसा कुछ 3 चीज़ें सजेस्ट करिए जो एक बच्चे को जो न्यू स्कूल से कॉलेज में आ रहा है उसको करनी चाहिए, और 3 चीज़ें सजेस्ट करिए जो उसको नहीं करनी चाहिए। पहला चीज़ तो स्कूल और कॉलेज में मैच्योरिटी लेवल के डिफरेंस होता है, और स्कूल्स में जो टीन एज की शुरुआत होती है उसमें पढ़ाई और पढ़ाई के साथ एक जिम्मेदारी वाली पढ़ाई, वो अंतर आता है। इसमें आपके लिए जिम्मेदारी इसीलिए क्योंकि बीए, बीकॉम, बीएससी कोर्स के साथ नौकरी है नहीं, इसके साथ आपकी समझ ये होना चाहिए कि मुझे आगे करना क्या है। मुझे यूपीएससी तैयारी करना है, पीसीएस तैयारी करना है, मुझे डिफेंस में जाना है, मुझे किसी भी रेलवे या बैंकिंग एग्ज़ाम, उस चीज़ की तैयारी के लिए जो अपनी रुचि है उसको कंटिन्यू रखना पड़ेगा। आपके पास हमेशा जीके, जीएस, लॉजिक, रीजनिंग, एप्टीट्यूड टेस्ट की जो तैयारी है ये कंटिन्यू बनाना पड़ेगा। स्कूल लेवल पे आपकी जो डिसीशंस नहीं हो पाया, अब आपके पास एक रास्ता खोजना है जो मैं किस चीज़ की तैयारी करूं। और अगर कोई बच्चा सिविल सर्विस करना है, उसको पीसीएस करना है, तो अगर एंट्री करने के बाद उसकी सीरियसनेस आ गई, हमारे यहाँ लाइब्रेरी, टागोर लाइब्रेरी में पढ़े या प्राइवेट लाइब्रेरी में पढ़े या किसी टीचर से कंसल्ट लेके पढ़े, उसके लिए जो 4 साल की बीएससी या बीकॉम या बीए में उसकी समझ आ जाती है, तो उसको तैयारी करना, एंट्रेंस क्वालिफाई करना आसान हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से उसको पहला काम है हार्डवर्क जो करना चाहिए, दूसरा उसको स्मार्ट हार्डवर्क, तीसरा अपनी शारीरिक और मानसिक स्थिति सही रखना है, और चौथा जो भी नेगेटिव एक्टिविटीज़ हैं दोस्तों के साथ रह के अपनी परिवार या समाज या जो माँ बाप की जो पॉजिटिव चीज़ें उसको भूलना नहीं चाहिए। क्योंकि अंडर ग्रेजुएट लेवल पे पहली बार स्कूल से आता है, थोड़ा सा उसको लिबरल माहौल मिल जाती है, बच्चों के साथ घुलते मिलते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं, तो उसमें क्या हो सकता है कभी कभी रास्ता भटक जाते हैं, और बहुत बच्चे भी भटकते नहीं हैं, बहुत अच्छा मेहनत करके जल्दी से जल्दी करियर में आ जाते हैं, बहुत सीरियसनेस आ जाते हैं। कुछ बच्चे भटक जाते हैं, तो उन्हीं बच्चों के लिए मैं कहूँगा हमेशा अपने परिवार को, माँ बाप को इम्पोर्टेंस दे, करियर को सामना रख के अपने तैयारी करें, और हमेशा किसी ना किसी टीचर, जो टीचर आपको सही लगे उनकी सजेशंस ले लो। जब भी अगर आपको डाउट हो जो मैं क्या करूं क्या ना करूं, वो आपको गाइड कर देंगे एज ए मेंटर। सर इसके अलावा काफ़ी बच्चे जो रहते हैं वो क्लासेस भी नहीं करते, तो सर क्लासेस करना क्या मैटर करता है? क्योंकि बिना क्लासेस करे भी कुछ बच्चे रहते हैं जो मार्क्स ले आते हैं या पढ़ लेते हैं, सेल्फ स्टडी से भी कर लेते हैं, तो सर क्या क्लासेस करना इंपॉर्टेंट है, या फिर जो नए बच्चे हैं सर उसमें अटेंडेंस का क्या मैटर? नहीं, मुझे मेरे हिसाब से क्लास की इम्पोर्टेंस हमेशा है। जितने भी आप ऑनलाइन पढ़ लीजिए, अच्छा, यूट्यूब से पढ़ लीजिए या कहीं से भी पढ़िए या लाइब्रेरी में पढ़िए, बट जो क्लासरूम से जो लर्निंग होती है वो यूनिक है। हम लोग भी जितने भी चीज़ें सीखें, ज़्यादातर चीज़ें हम लोग क्लासरूम से, और क्लासरूम में आप अपनी बात रखना, पूछना,
डाउट क्लियर करना, बच्चों के साथ कनेक्ट होना और टीचर के साथ कनेक्ट होना, सब्जेक्ट के बारे में जानकारी रखना, एक अपडेट रहना, ये सारे चीज़ की बेनिफिट है। उसका तो कोई विकल्प है ही नहीं जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या मोबाइल से या घर पे बैठ के पढ़ लें। तो वो डिस्टेंस लर्निंग आपको रिफ्लेक्ट होगा। जितने लोग कोविड पीरियड में कैसे पढ़ के क्या क्या नौकरी क्या क्या नंबर रखे हैं वो रिफ्लेक्ट होता है। आपकी एक्टिव पार्टिसिपेशन क्लास में होगी, आपकी सब्जेक्ट के साथ एक अंडरस्टैंडिंग अच्छा डेवलप होगा, बच्चों के साथ डिबेट डिस्कशन होगा, नए नए चीज़ों के बारे में जानकारी होगी। तो ये क्लासरूम से तो बच्चे को छूटना नहीं चाहिए, क्लास आना चाहिए। हाँ, जिस समय क्लास नहीं है आप उस समय अपना ऑनलाइन पढ़िए, लाइब्रेरी जाइए, या छुट्टी है उसको अपने हिसाब से यूज़ करिए, बट क्लास को तो छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे हिसाब से क्लास इंपॉर्टेंट है। हम इसके अगले सेक्शन में मूव कर रहे हैं, जो ऑलरेडी जो बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी में जो पढ़ रहे हैं उनके लिए, ठीक है। तो सर ये बताइए, जो ऑड सेमेस्टर में आंसर लिखना पड़ता है सर, उस बारे में बताइए, क्या पेजेस भरना इंपॉर्टेंट होता है या फिर किस तरीके से आंसर लिखे जो ज़्यादा नंबर मिले? क्योंकि इस समय तो इवन सेमेस्टर में तो ऑब्जेक्टिव होगा, लेकिन ऑड में तो सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं, तो उस बारे में थोड़ा बताइए। अब देखिए, बहुत सारे चीज़ों को हम ऐसे ओपनली तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन इतना इम्पोर्टेंट ज़रूरी है। कंटेंट क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों होना ज़रूरी है। तो मेरे हिसाब से ये भी नहीं होना चाहिए जो बच्चे को समझ है लेकिन लिख नहीं पा रहा है। तो अगर हम लिखेंगे नहीं तो टीचर को भी लगता है जो बच्चे को आ नहीं रहा है। जैसे कोई भी क्वेश्चन पूछा गया, फॉर एग्जांपल आपको पूछा गया जो कास्ट सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी, उसके ऊपर लिखना है, तो मुझे आधा पेज में कास्ट सिस्टम उसको लिख ले या बिना पढ़े कुछ भी लिख दें तो उसमें कुछ अच्छा नंबर तो मिलेगा नहीं। सब्जेक्टिव आंसर को थोड़ा बहुत आपके पास कंटेंट होना चाहिए, और वो कंटेंट आपकी क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों को इम्पोर्टेंस देता है। और ये भी हम कहेंगे पेज भी भरना है विथ क्वालिटी आंसर, ना कि कुछ भी लिख ले, कहानी लिख ले, क्योंकि अगर हम पढ़ेंगे लगेगा कंटेंट है नहीं है तो टीचर भी नंबर कम कर देगा। और सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी प्रेजेंटेशन अच्छा होना चाहिए, राइटिंग स्किल, जैसे आपने काट पीट नहीं किया, ओवर राइटिंग नहीं किया, हैंड राइटिंग आपकी अच्छा है, तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है आपके स्कोर बढ़ाने के लिए। जो आप अपनी प्रेजेंटेशन जो कॉपी में आंसर लिखने की जो तरीका है वो बहुत अच्छा है, ब्यूटीफुल, और आपने अपनी कॉपी को एकदम सजा के अच्छे से कंटेंट लिख के आपने लिखा। सर इसके अलावा काफ़ी बच्चे जो रहते हैं वो सीरीज़ ले लेते हैं खाली, ठीक है, एक सीरीज़ आती है, ज़्यादा अमीनाबाद में मिलती है, तो उसका इंपॉर्टेंस आप क्या? नहीं, सीरीज़ के लिए तो मैं कभी नहीं कहूँगा। और हमें लगता है वो बच्चे को सीरीज़ पढ़ के जो नंबर लाते हैं तो उनके लिए मेरे पास कोई अच्छे कमेंट्स तो नहीं है, क्योंकि उससे हम अच्छी कंटेंट तो मिलता नहीं है। पास होने के लिए सीरीज़ ठीक है, बट एक अच्छे स्टूडेंट जो अभी भविष्य में अच्छे नौकरी की तैयारी करे, अच्छे कंपटीशन में आए, तो सीरीज़ में तो वैल्यू नहीं मिलेगा। सीरीज़ वही बच्चों के लिए जिसको शॉर्टकट रास्ता में नंबर रखना है और पास करना, और नंबर और पास में आज के समय में कोई उसका वैल्यू नहीं रहा। आपको अंदर से मतलब कॉम्पिटिटिव के लिए अपने आप को बेस्ट रखना पड़ेगा। जितने भी एग्ज़ाम होगी, यूपीएससी, पीसीएस, यूजीसी के एग्ज़ाम, तो कहीं पे आपको वो स्कोर नहीं मिलेगी अगर, तो सीरीज आपको पास करा सकता है, नंबर दिला सकता है, बट आज के समय की कंपटीशन में आपको काबिल नहीं बना सकता है। तो मेरे हिसाब से सीरीज़ को अच्छे स्टूडेंट्स को आप फॉलो नहीं करना चाहिए। आप अपने बुक्स, टीचर्स, क्लासरूम, इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। सर इसके अलावा काफ़ी बच्चों की ये भी शिकायत रहती है कि असाइनमेंट जो रहता है काफ़ी बच्चों को लगता है काफ़ी यूज़लेस है, क्योंकि क्या रहता है कि वो लिख लेते हैं, कहीं से छाप लेते हैं और वो बोल देते हैं। अगर छाप नहीं है तो उसको प्रोफेसर्स या टीचर्स या स्कॉलर्स एक टाइप फॉर्मेट में मंगवा सकते हैं और उसका वाइवा ले सकते हैं, क्योंकि बात तो सेम ही पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली हमारा पर्पज़ ये कि दिमाग में जाए ना कि पेजेस में जाए। तो पेजेस भरने से आपको क्या लगता है कितने हद तक फ़ायदा है? नहीं, पेजेस भरना तो ये तो खाना पूर्ति है। हाँ, अगर हम पढ़ के बिना पढ़ के लिख रहे हैं हाँ, और पढ़ के लिख रहे हैं, ये दोनों असाइनमेंट्स में फ़र्क है। अब टीचर कोई टीचर हो सकते हैं लिबरल हो सकता है, कुछ टीचर स्ट्रिक्ट हो सकते हैं, बट मैटर टीचर के नहीं है। मैटर है मैं एज ए विद्यार्थी, एक स्टूडेंट, अपनी सीरियसनेस अगर पढ़ाई लिखाई में या अपनी असाइनमेंट से दिखाया तो मेरे लिए बेनिफिट है, ना कि हम टीचर को अगर ठग दें। टीचर ने मान लीजिए बोला नहीं आपको स्ट्रिक्टली, या नंबर कम ज़्यादा नहीं हुआ, तो आप उसमें अगर खुश हो गए तो फिर हमारे लिए कॉम्पिटिशन्स के माहौल में हम कमज़ोर हो जाएंगे। इसीलिए टीचर से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट अपना जिम्मेदारी। अगर टीचर ने मुझे ये असाइनमेंट्स दिया, मैं उसके ऊपर पढ़ूँ, लिखूँ, अच्छे कंटेंट। समझ में नहीं आता मैं अपनी दोस्त टीचर
या किसी भी बड़े से मैं डिस्कस भी करूं, बाद में लिखूं। और खाली अगर कॉपी पेस्ट करके या किसी भी तरीके से कहीं से कॉपी करके दे दे तो उस असाइनमेंट्स को खाना पूर्ति मानते हैं। आप नंबर कितना भी लाओ बट आपकी कॉम्पिटिटिव जो स्किल है, एफिशिएंसी है, कमज़ोर हो जाता है। तो मेरे हिसाब से बच्चे को अगर असाइनमेंट्स लिखना है, ईमानदारी से मेहनत करके पढ़ के लिखे और उसी के लिए बेनिफिट ज़्यादा है। तो इसके अलावा हमारा लास्ट सेक्शन रहेगा जो बच्चे पीएचडी करना चाहते हैं या प्रोफेसर बनना चाहते हैं उनके लिए। सर पहले तो प्रोफेसर बने क्यों, ठीक है, और प्रोफेसर किन बच्चों को नहीं बनना चाहिए, उस बारे में सर बताइए। प्रोफेसर बनना, अब एक तो है जो कुछ लोग बाय डिफ़ॉल्ट बन जाते हैं प्रोफेसर्स, और कोई नौकरी नहीं मिला तो टीचिंग में आ गए। बहुत सारे लोग आईएएस की तैयारी करते हैं या पीसीएस की, लेकिन टीचिंग प्रोफेशन का कोई विकल्प है नहीं, अच्छा प्रोफेशन है। क्योंकि जैसे मैं अपनी बात बताऊं, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ जुड़ा हूं, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी, और स्टूडेंट्स टीचर की जो रिलेशंस में परिवर्तन आया, ना कि एक खाली एक गुरु या शिष्य उस तरह की नहीं, आजकल एक दोस्त की तरह, मेंटर की तरह, गाइड की तरह, फिलोसोफर की तरह। तो वो प्रोफेशन का तो कोई विकल्प है नहीं, और बहुत सारे लोग इस प्रोफेशन को एंजॉय करते हैं क्योंकि हमेशा स्टूडेंट्स, यूथ, यंग मास के साथ जुड़े रहते हैं। अगर हम टीचर नहीं होते तो मुझे इतने सारे स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करने की मौका ना मिलता, तो मेरे लिए एक दूसरा माहौल होता। तो ये तो डिपेंड करता है जो आपका अगर इंटरेस्ट है टीचिंग, हमेशा पढ़ने पढ़ाने पठन पाठन में इंटरेस्ट होना चाहिए, तभी प्रोफेसर होने में अच्छा फील होगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्लासरूम जाऊं एज ए टीचर, मैं अगर पढ़ा नहीं और अच्छे से नहीं पढ़ाया तो मैं अपने आप को अच्छा फील नहीं कर पाऊँगा। किसी दिन अगर मेरे पास कोई कंटेंट नहीं था, मैंने क्लास लिया, अगर ऐसा हुआ तो मैं उस दिन अच्छा फील नहीं करूँगा। और मुझे अगर कंटेंट अच्छा है, मैंने पढ़ा हूँ और किसी टॉपिक के ऊपर मुझे आज लेक्चर क्लास में देना है बच्चों को, तो मैं एंजॉय करता हूँ और बच्चों के साथ इंटरेक्ट करता हूँ। तो ये टीचिंग प्रोफेशन उन्हीं के लिए अच्छा होता है जो पठन पाठन में रुचि रखते हैं, और लाइफ में कभी भी पढ़ना पढ़ाना ये दोनों का कभी अंत नहीं होता है। क्योंकि हम लोग कहते हैं ज्ञान का कोई सीमा नहीं होता है, तो हमें डेली पढ़ना पड़ता है, डेली नई चीज़ सीखना पड़ता है, तभी एक अच्छे टीचर बन सकते हैं जब हमारे पास अपडेटेड ज्ञान रहे। अगर मैं 30 साल पहले, 20 साल पहले कुछ पढ़ा था और आज जाके पढ़ाऊँ तो हमारे स्टूडेंट्स उतना खुशी से एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हमें भी लगता है अपडेटेड नॉलेज अच्छा नॉलेज होता है जो बच्चों के लिए आज की कॉम्पिटिशन्स को तैयारी करने और आज के हिसाब से माहौल को समझने में इसके अलावा प्रोफेसर बने कैसे? बनने के लिए तो यही है, आपको स्टेप्स बताना चाहिए। स्टेप्स यही है जो अगर आपने पीजी कर लिया यूजी के बाद सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में, अगर आप यूजी किया, पीजी कर लिया, उसके बाद आपको यूजीसी के नेट एग्ज़ाम होना पड़ता है। नेट एग्ज़ाम के बाद फिर आपको पीएचडी की, अगर नेट से अच्छी स्कोर मिल गया तो आपको फेलोशिप मिलेगी। तो बहुत सारे जो मिडिल क्लास या गरीब बच्चे या कमज़ोर वर्ग के बच्चे, उनके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। 3-4 साल फेलोशिप मिलता है, उसी से अपना तैयारी करता है, बढ़िया रिसर्च करता है। फेलोशिप के साथ जब आप बढ़िया रिसर्च का मतलब पब्लिकेशन करना, बढ़िया रिसर्च का मतलब आपने सब्जेक्ट को सही तरीके से जानना समझना, फिर उसके बाद आपकी जब नौकरी के लिए अप्लाई करेंगे, और बहुत सारे जगह पे कॉलेज टीचर बनना पड़ता है, कहीं इंटर कॉलेज में, कहीं पे डिग्री कॉलेज में, या कहीं पे जीडीसी या हायर इस तरीके की, तो आपको कंपटीशन के हिसाब से उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू या हायर एजुकेशन के थ्रू हो सकता है, या किसी और स्टेट में मध्य प्रदेश, राजस्थान या हरियाणा या झारखंड, बिहार, किसी भी स्टेट का भी हो सकता है। वहाँ पे आप टीचर के लिए भी एलिजिबल हो सकते हैं जब आपके पास यूजीसी नेट की क्वालिफिकेशन हो। इसके अलावा अगर आप यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर बनना चाहते हैं, आपकी तैयारी और बेहतर थोड़ा करेंगे, क्योंकि उसमें कंपटीशन्स ज़्यादा है, सीट्स कम आते हैं। तो एपीआई स्कोर के लिए बड़ा पेपर, अच्छा पेपर लिखना पड़ता है, और उस कंपटीशन से अगर आप आ जाएंगे तो आपको यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हो जाएंगे। सर इसके अलावा हमारा अंतिम प्रश्न ये है कि प्रोफेसर बनने के पर्क्स क्या होते हैं और उनकी सैलरी कितना मिलती है, क्योंकि काफ़ी लोग कहते हैं कि प्रोफेसर काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाते हैं, तो उस बारे में अप्रॉक्सीमेटली बता दीजिए, क्योंकि उसी से मोटिवेशन आता है। आज की सैलरी कम तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा, आप अगर ऑनलाइन चेक करेंगे सब जगह मिल जाएगा। 7th पे की सैलरी के हिसाब से एक असिस्टेंट प्रोफेसर को लगभग 1 लाख तनख्वाह मिलता है मिनिमम। तो इसका मतलब आपके पास 1 लाख तनख्वाह कम नहीं है, और उस हिसाब से आपको टीचिंग मैक्सिमम पर डे 2 से 3 लेक्चर। और लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है टीचर अपने आप को बिजी रखना, अच्छा करने के लिए पढ़ना है, कंटिन्यूस पढ़ाई और कंटिन्यूस रिसर्च की माहौल, पीएचडी स्टूडेंट्स को गाइड करना है, सुपरवाइज करना है। आजकल पीजी के सिलेबस बहुत ज़्यादा है, उसमें भी ट्यूटोरियल्स है, उसमें भी डिसर्टेशन है। तो ये सब काम के बावजूद भी टीचर की सैलरी बहुत अच्छा है।
अगर आप मेहनत करके इसके करेंगे। अलावा क्या कुछ पर्क्स भी मिलते हैं यूनिवर्सिटी की नहीं तरफ, नहीं, घर वगैरह कुछ? पर्क्स मतलब आपने कॉपी इवैल्यूएट किया, आपने क्वेश्चन पेपर बनाया, हाँ। आपने किसी कमिटी में मेंबर बने, बाहर कहीं गए, हाँ। या किसी का इंटरव्यू कमेटी में बोर्ड में मेंबर बने, थोड़ी बहुत जो सरकार के नियम के हिसाब से आपको उसका भी अच्छा, पर्क्स उसका भत्ता मिलता है। क्योंकि आपने एक्स्ट्रा काम किया है, आपने स्पेशल चीज़ों की जो एक्स्ट्रा चीज़ें टीचिंग के अलावा, रिसर्च के अलावा आपने किया है, तो आप उसका भी बेनिफिट आपको मिलता है। बहुत सारे लोग कॉपी चेक करते हैं, कॉपी की जो भी देय है, जो भी उसकी रेट है, उस हिसाब से पर कॉपी कितना पैसा मिलना चाहिए, यूनिवर्सिटी और स्टेट का एक रूल है, और उस हिसाब से उनको मिलता है। ये भी आपके लिए एक्स्ट्रा। सर, अपना समय देने के लिए पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और इसके अलावा हम अपने दर्शकों को बता दें कि SK ढाल सर का भी एक चैनल है, इसका लिंक हम जो है आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, और चैनल का नाम आप सर बता दीजिए। ढाल सर क्लासेस। ढाल सर क्लासेस है, आप उसको भी सब्सक्राइब करिए, और उस पर काफ़ी अच्छा कंटेंट सर जो है पोस्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो इसी के साथ आपसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सर।